तो ये आ गया एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ट्रीटमेंट्स। हमने ये दो चीजें पढ़ी, मतलब तीन चार पांच चीजें पढ़ी है ना। मोस्टली में तो हम क्या कर रहे थे, नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे थे और पेशेंट के सिम्टम ठीक हो रहे थे। ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि जो एन स्टेमी और स्टेमी था, उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल होती थी, इसमें कोरोनरी आर्टरी होती थी, इसमें ये जो एथ्रोमा होता था वो रप्चर हो जाता होता था। इधर से रप्चर होता था तो इधर क्या है कि प्लेटलेट्स अकामुलेट हो जाते होते थे। प्लेटलेट्स अकामुलेट होते थे, अगर उन्होंने पूरा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया तो उसको हम क्या कहते होते थे, अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन अगर उन्होंने पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो उसको हम क्या, और आगे वाले जो मतलब सेल्स हैं इनकी इन्फेक्शन हो गई है तो उसको हम क्या कहते होते थे, एन स्टेमी नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। अगर सिर्फ सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हुई है, अगर पूरी ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो गई हो तो उसको हम क्या कहते होते थे, स्टेमी। तो अब आगे कि हम इस चीज को ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीट वही जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको ठीक करना है। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो रही हैं उसी को हम ठीक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, इधर ये क्या हो रही है, कोएगुलेशन हो रही है ना, क्लोटिंग हो रही है। तो आपने क्लोटिंग को रोकना है ताकि ये आगे जो फ्लो है वो ना रुके। तो आप क्लोटिंग को कैसे रोक सकते हो, एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स दे सकते हो। तो एंटी कोएगुलेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, आपकी हेपारिन आ जाती है। देन आप दे सकते हो एंटी प्लेटलेट थेरापी, मींस कि आपने प्लेटलेट्स को एग्रीगेट ही नहीं होने देना। इधर जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रहे थे उन्हें आपने एग्रीगेट ही नहीं होने देना। तो उसके लिए आपके पास आ जाती है एस्पिरिन, के आप एस्पिरिन उस पेशेंट को दोगे। देन और क्या दोगे, देन आ गया कि आप इसमें एक और चीज आ जाती है एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर्स, जिनमें जिसकी एग्जांपल है क्लोपिडोग्रेल। ये क्या करती है कि आपके ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इधर मैं बना लेता हूँ, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इन्हें एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करने के लिए, चिपकने के लिए ये वाला रिसेप्टर लाजमी चाहिए होता है, एडीपी रिसेप्टर। अगर देखो इसको ही मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये आपस में चिपक सकेंगे, जब चिपक नहीं सकेंगे तो ये एग्रीगेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपने पेशेंट को क्या दे दिया, क्लोपिडोग्रेल दे दिया। इन सारी ड्रग्स ने क्या किया कि ये जो प्लेटलेट्स इधर एडहियर हो रहे थे, थ्रोम्बोसिस हो रही थी, उसको रोक दिया। ठीक हो गया। देन सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि आप उस पेशेंट को, एक तो उसको देनी है आपने नाइट्रोग्लिसरीन देनी है ना, ताकि हार्ट पे लोड कम हो जाए। ठीक है, ये देखे नाइट्रोग्लिसरीन और मोरफिन, मोरफिन से उसकी पेन ठीक हो जाएगी, और साथ में नाइट्रोग्लिसरीन से भी जाहिर सी बात है पेन ही ठीक होगी। और पेन कैसे ठीक होगी वो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया कि डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की डिमांड और हार्ट पे लोड कम हो जाएगा। देन आप उस पेशेंट को जनाब बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, आपको पता है कैल्शियम चैनल, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर देंगे। ठीक है, और साथ में हार्ट रेट को भी कम कर देंगे। तो ये जब क्या है कि आपके हार्ट रेट वगैरह को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपका हार्ट था वो ज्यादा तेजी से क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड भी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। तो जब आपने उस पेशेंट को क्या किया, बीटा ब्लॉकर्स दिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्रीज कर दिया हार्ट रेट को, मींस कि अब वो इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा। जब आपका हार्ट रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है इसकी ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। जब इसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट का जो सिम्टम है वो बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो दूसरी आप चीज क्या दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, जिन्होंने हार्ट रेट कम करके उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कम कर देना है। देन और आप उसके हार्ट पे लोड कैसे कम कर सकते हो, आप उस पेशेंट को दे सकते हो एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स हमने रीनल वाले सेक्शन में पढ़ा है। एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, आपको पता है वो रास वाला पूरा सिस्टम रोक देंगे, जिसमें रेनिन बनता था, आगे एंजियोटेंसिन, आगे एल्डोस्टेरोन। ठीक है, वो जो सारा काम हो रहा था, ये जब आपको पता है ना यार, ये एस एंजाइम होता है, वो क्या करवाता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करवा देता होता था एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, ये एस एंजाइम था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब देखो ये एंजियोटेंसिन क्या करवाता था आगे जाके, एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता होता था, और साथ में दूसरा क्या करवाता होता था कि ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या होती थी, सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती थी। ऐसा ही है कि नहीं है। अब देखो हमारी ब्लड वेसल में अगर ज्यादा वाटर होगा, हमारे हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें ना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो ताकि हमारे हार्ट को जोर कम लगाना पड़े, और ना इसमें सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो एंजाइम था इसको इनहिबिट कर दिया, ना ए टू बनेगा, मतलब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, ना वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ना सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है हमारे हार्ट पे लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ये जो सारे काम कर रहे हो, आप मेनली उस पेशेंट के हार्ट लोड को कम कर रहे हो, तो एस इनहिबिटर्स आप दे सकते हो। देन आगे आप स्टेटिन ड्रग्स दे सकते हो। स्टेटिन हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। स्टेटिन ड्रग्स क्या करती हैं, आपके ब्लड में फैट को कम कर देती हैं। फैट को कम करेंगी, जाहिर सी बात है ये जो आपका एथ्रोस्क्लेरोसिस हो रही है उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था।
अनस्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट क्या, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। देन अनस्टेबल एंजाइना और साथ में एनस्टामी, इन दोनों की ट्रीटमेंट यही है, हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। देन आ गया कि अगर पेशेंट को हो गया है कि एस टी एलिवेटेड एम आई, मीन्स के पूरी जो वॉल है वो ही उसका इन्फाक्ट हो गया है, तो अब आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये जो पेशेंट होगा इसकी ट्रीटमेंट में ये सारे काम तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि इसको फाइब्रिनोलाइसिस करवानी है। ये देखो ना, इधर आपका पूरा क्लोट बना हुआ है, तो आपने इसको तोड़ना चाह रहे हो, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, फाइब्रिनोलिटिक ड्रग दोगे। कौन सी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग दोगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर दोगे। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर क्या करेगा कि ये प्लाज्मिनोजिन को, प्लाज्मिनोजिन क्या होता है कि वो कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिनोजिन इंटू, ये एक मिनट, ये आ गया ना आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। ये क्या करवाएगा कि जो प्लाज्मिनोजिन है उसको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवा देगा किसमें, प्लाज्मिन में। अब ये वाला जो प्लाज्मिन है ना, ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिन आके इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा, किसको, आपका फाइब्रिन को तोड़ना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है जब क्लोटिंग होती है, इधर फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ क्लोटिंग वाला प्रोसेस, ये आपके एथरोमा आ गया, इधर आपके प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट करना शुरू हो रहे हैं, देन इस पे क्या डिपॉजिट करवाया जाता है, फाइब्रिन का कोट करवाया जाता है। वो मैंने आप लोगों को एग्जांपल सुनाई थी ना, बताई थी कि जब घर बन रहा होता है तो पहले ईंटें लगाई जाती हैं, तो ये समझो ये जो प्लेटलेट्स जुड़ रहे हैं ये ईंटें लगा रहे हो आप, देन ऊपर से जो प्लस्तर करते होते हो उससे वो मतलब दीवार मजीद मजबूत हो जाती है। तो वो जो प्लस्तर वाला काम है वो क्या हो रहा है कि इधर फाइब्रिन डिपॉजिट हो रही है, ताकि ये जो क्लोट है ये ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक हो गया। तो अब ये जो आपकी क्या होती है, प्लाज्मिन होता है, ये प्लाज्मिन क्या करता है कि इसको आके तोड़ देता होता है, मीन्स के ये जो आपका ज्यादा दूसरा फाइब्रिन वगैरह डिपॉजिट हुई पड़ी है ना, इसको तोड़ देगा ताकि ये क्लोट इधर से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इट मीन्स कि अगर आप उस पेशेंट को टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर दोगे तो वो प्लाज्मिन बनवाएगा, देन ये जब प्लाज्मिन बनेगा तो ये इस फाइब्रिन को तोड़वा देगा। जब ये इधर से फाइब्रिन जाहिर सी बात है रिमूव हो जाएगा, ये आपका क्लोट रिमूव हो जाएगा, तो आगे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगी कि नहीं होगी। तो आप ये काम कर सकते हो उस पेशेंट में, टीपी या टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर दे सकते हो, और ये आपने विद इन 30 मिनट्स देना होता है, लेस देन 13 मिनट्स, ये आपने इधर लिख लेना है कि ये लेस देन 13 मिनट्स में आपने देना होता है। अगर आफ्टर 13 मिनट्स दिया तो उसका कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा सारा एरिया डैमेज हो गया होगा। जो एस्टेमी की ट्रीटमेंट होती है ना, उसमें वो लोग कहते हैं या बीएनबी वाला कहता है, वो कहता है कि टाइम इज मसल, ठीक है। टाइम इज मसल का क्या मतलब है, इट मीन्स कि जितना टाइम ज्यादा होता जाएगा उतने आपके मसल वेस्ट होते जाएंगे, क्योंकि उनमें जो इस्कीमिया का टाइम है वो बढ़ता जा रहा है ना, तो मसल ज्यादा से ज्यादा मरते जाएंगे। जितनी जल्दी आप इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर लोगे उतनी जल्दी इन सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और वो एरिया ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि टाइम इज मसल, जितनी जल्दी हो जाए आपने उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर दे के वो क्या करवाएगा, फाइब्रिनोलाइसिस करवाएगा, फाइब्रिन को तोड़वाएगा और आगे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। देन लेकिन इससे एक मजीद बेहतर ट्रीटमेंट है, वो कौन सी ट्रीटमेंट है, वो है जनाब परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इट मींस कि आप इधर स्टंट डाल दो, आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल स्टंट डाल दो, मैं आप लोगों को नोट्स पे दिखाता हूँ कि आपने उसकी जो आर्टरी ब्लॉक हुई पड़ी है ना, उसको खोलने के लिए क्या किया कि स्टंट डाल दिया। तो ये देखें, ये आपका हार्ट था, इसकी ये वाली जो कोरोनरी आर्टरी है ना, ये आप देख सकते हो कि उसमें ये इस तरह करके ये सारा प्लैक बना हुआ है और सारी ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। तो आपने क्या करना है, बाहर से एक कैथीटर डालना है। जब बाहर से परकुटेनियस, कुटेनियस मींस आप स्किन के थ्रू डाल रहे हो ना, तो इस वजह से वो टर्म यूज कर रहा है परकुटेनियस। तो आपने कैथीटर डाला, जो कैथीटर होगा ना उस पे आप ये इस तरह देख सकते हो कि ये जाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपने उसकी वो वाली कोरोनरी आर्टरी, ये देखो इस इधर प्लैक था, उधर आपने डाला, उधर डाल के उसने क्या किया, इसको डायलेट कर दिया, इस वाले बालून को क्या किया, डायलेट कर दिया, और ये आपने स्टंट इधर डाल दिया। अब देखो रास्ता क्या हो गया है, ठीक हो गया, अब ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने ये दूसरा स्टंट डाल के उस पेशेंट की जो आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन थी उसको ठीक कर दिया। तो ये वाली ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो, लेकिन हर वक्त आपके पास वो वाला सर्जन तो नहीं होता ना। जब आपके पास सर्जन ना हो तो देन आपने फाइब्रिनोलाइसिस करनी है, लेकिन अगर आपके पास सर्जन अवेलेबल है देन आपने किस तरफ जाना है, परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, मींस के स्टंट डाल के उसको खोलना है। और इसको प्रेफर किया जाता है परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन को, अगर क्या हो आपके पास सर्जन हो। और ये आपने कब करना होता है, लेस देन 90 मिनट्स में आपने इस चीज को लाजमी करना होता है।
अगर लेस देन 90 मिनट्स में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एरिया बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और फिर कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। देन कुछ और चीजें जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये कि नॉर्मली हम क्या कर रहे थे कि जो भी पेशेंट एंजाइना वाला आ रहा था उसको हम नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे थे जिसकी वजह से उस पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो रहे थे। लेकिन अब ये वाला जो पेशेंट है ना, अगर किसी का राइट वेंटिकल इफेक्टेड है, मींस के राइट वेंटिकल की फेलियर हुई पड़ी है, उधर का एमआई हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी क्लोजन। ठीक है, मींस के यार राइट कोरोनरी आर्टरी तो सप्लाई कर रही होती है आपके राइट वेंटिकल को। अब क्या है कि उस पेशेंट का राइट वेंटिकल खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जनाब उसका राइट वेंटिकल खराब हुआ पड़ा है, तो उस पेशेंट को आपने क्या करना होता है कि ये नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देनी होती। क्योंकि एक पेशेंट का राइट वेंटिकल खराब हुआ पड़ा है तो राइट वेंटिकल प्रॉपरली पंप करेगा नहीं करेगा। जब ये प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो आपके पल्मोनरी आर्टरी में कम ब्लड जाएगा। जब इस इधर कम ब्लड जाएगा तो आपके ये जो लंग्स हैं उधर भी कम ब्लड जाएगा। जब लंग्स में कम ब्लड जाएगा इट मीन्स के आपके लेफ्ट एट्रियम में कम ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेट होके, और लेफ्ट वेंटिकल में भी आपका ऑक्सीजनेट होके क्या होगा, कम ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंटिकल में कम आएगा इट मीन्स कि आपकी एओर्टा में और आपकी सारी बॉडी में कम ब्लड जा रहा है, कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक पेशेंट का राइट वेंटिकल पहले ही फेल है और वो पहले ही कम ब्लड भेज रहा है, मींस के लेफ्ट वेंटिकल का प्री लोड पहले ही कम है, कार्डियक आउटपुट पहले ही कम है। ऊपर से मजीद अगर आप वेनोडाइलेटर्स दे दोगे तो इट मींस के इधर से जो वेनस रिटर्न हो रहा था वो क्या हो जाएगा, मजीद कम हो जाएगा। मजीद कम हो जाएगा इट मींस कि आप प्री लोड इधर मजीद कम कर दोगे। जब आप मजीद कम करोगे तो आप उस पेशेंट की कंडीशन को मजीद वर्स कर दोगे क्योंकि कार्डियक आउटपुट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो वही है कि अगर क्या हो कि राइट वेंटिकल अफेक्टेड हो तो आपने सपोर्ट करना है वेनस टर्न को, ना कि क्या करना है आपने उस पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दे देनी है। मींस के उस पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड्स लगाओगे ताकि इधर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड आए ताकि ये थोड़ा बहुत जो काम कर रहा है उतना तो आगे करे ना। ठीक है, और ताकि ये जो फ्लूइड है वो चलता रहे और आपकी कार्डिक आउटपुट ज्यादा कम ना हो। तो ये अवॉइड नाइट्रोग्लिसरीन इन किसमें, जो राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले पेशेंट्स हैं उनमें आपने नाइट्रोग्लिसरीन को अवॉइड करना है। देन कोई भी आपके पास पेशेंट आया है एंजाइना के साथ, कोई भी आपके पास पेशेंट आया एंजाइना के साथ, उसमें आपने एपिनेफ्रीन नहीं देनी। ठीक है, उसमें आपने एपिनेफ्रीन क्यों नहीं देनी, देखो एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन इनको हमने क्या कहा था, कैटाकोलामीन्स कहा था। कैटाकोलामीन्स जब जाके हार्ट पे एक्ट करते होते थे तो इंक्रीज करवा देते थे हार्ट रेट को भी और किसको, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी इंक्रीज करवा देते थे। इट मींस के ये क्या करेंगे, इंक्रीज करवा देंगे किसकी, ऑक्सीजन की डिमांड को। ऐसे ही है कि नहीं है, इट मींस के ये कंडीशन को मजीद वर्स कर देंगे। पहले ही ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, ऊपर से आपने पेशेंट को एपिनेफ्रीन दे दी जिसने ऑक्सीजन की डिमांड को और इंक्रीज करवा दिया, तो वो उस पेशेंट का कंडीशन मजीद वर्स कर रहे हो ना आप। तो ये आपने करना है कि एपिनेफ्रीन, कोई भी आपके पास एंजाइना वाला पेशेंट आया उसको आपने ना एपिनेफ्रीन लगानी है ना नोर एपिनेफ्रीन वगैरह कोई भी नहीं लगानी क्योंकि ये ऑक्सीजन की डिमांड को मजीद बढ़ा देगी। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक।